अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम आज की जो अपनी क्लास है उसे लास्ट क्लास से ही कनेक्ट करेंगे और वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त हम इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहे हैं और हमारा जो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था दैट वाज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हमने आपको बताया था कि इंसान जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करता है तो वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन रखना चाहता है कि उससे तमाम चीजें जितनी भी वो इस्तेमाल करेगा उन सब से उसे बराबर यूटिलिटी हासिल हो। ठीक है। अच्छा जी। तो यूटिलिटी में क्या ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हम क्या करते हैं कि दो चीजें अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो दोनों की क्वांटिटी बराबर होना जरूरी नहीं है, बल्कि दोनों से जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दोनों से जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसका बराबर होना जरूरी है। ठीक है ना। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जब कंज्यूमर मुख्तलिफ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा होता है, जब कंज्यूमर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहा होता है तो कंज्यूमर सिलेक्ट्स अ कॉम्बिनेशन, कंज्यूमर एक सिलेक्ट करता है कॉम्बिनेशन इन विच he receive the same level of marginal utility from all the goods, जिसमें वो तमाम जो गुड्स होते हैं, तमाम जो गुड्स होते हैं उससे बराबर मार्जिनल यूटिलिटी हासिल कर रहा होता है। ठीक है जी। ये इसमें बताया गया। अमूमन ऐसा कैसे होता है? तो बात यह है, मैंने आपको मिसाल दी थी बिरयानी की। बिरयानी की जो मैंने आपको मिसाल दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि चावल और गोश्त दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसकी जो मकदार होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम वो क्वांटिटी जो है यूज़ कर लेते हैं जिससे हमें लगता है कि वी आर सेटिस्फाइड। अच्छा, फिर हमने शेड्यूल बनाया था और शेड्यूल के बाद मैंने कहा था आपसे हेडिंग आएगी डायग्राम की। डायग्राम वैसे तो मैंने आपको भेज दिए, इसमें डायग्राम रखते हैं। डायग्राम की हेडिंग आएगी और ये डायग्राम आप इसमें बनाएंगे। सही है जी। तो ये डायग्राम बना लें अगर हो सके तो। जी, डायग्राम बना रहे हैं आप लोग, जरा बताइए। यस सर बना। जी सर। बना बनाओ, शाबाश। हाथ के हाथ काम खत्म होना चाहिए ताकि आपको रिकॉर्डिंग पर ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, तो टाइम भी बचता है। एक ही बार मामला निपटा देना चाहिए ना हाथ के हाथ। पहले लेक्चर सुनो, फिर दोबारा सुनो, फिर वीडियो, फिर लिखो। ऐसे तो इतना टाइम कहाँ होता है आजकल के बच्चों के पास, है ना। इसमें टॉप पे पेप्सी और लेस भी लिखा हुआ है।
ये भी देख लिएगा कि लेफ्ट साइड वाली जो है वो पेप्सी की है और राइट साइड वाली जो है वो लेस की। Now the next heading is डायग्राम के बाद नेक्स्ट हेडिंग है एक्सप्लेनेशन। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जब भी किसी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिख रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं कि व्हाट वी मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड व्हाट वी मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस। तो हम लिखेंगे ऑन द एक्स एक्सिस we measured number of units, and on the y-axis we measured marginal utility derived by Pepsi and Lay's. On the x-axis we measured number of units, and on the y-axis we measured marginal utility derived by Pepsi and Lay's. ठीक है जी, ये हो गया फर्स्ट पैरा। अब हम बात करेंगे सेकंड पैरा की। इसमें बीकॉम पार्ट 1 इकोनॉमिक्स की हमारी क्लास चल रही है। इसके बाद हमारी लॉ की क्लास होगी और उसके बाद हमारी लॉ के बाद जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्लास होगी। तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ जाइएगा, ठीक है मुस्तफा? अच्छा जी, ओके। तो ये तो पहला पैरा हो गया। नेक्स्ट पैरा हम लिखेंगे व्हेन द कंज्यूमर consumed first unit of Pepsi and Lay's, comma, he consumed rupees 20 and he left with 10 rupees only। ठीक है, ये जुमला समझने के लिए लास्ट क्लास का आपका लिया हुआ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें उन्होंने लिखा है कि जब कंज्यूमर ने फर्स्ट यूनिट पेप्सी का और फर्स्ट यूनिट लेस का खरीद दिया तो उसने पूरे 20 रुपए खर्च कर दिए और अब उसके पास सिर्फ 10 रुपए बचे। 20 खर्च कर दिए, 10 रुपए बचे, यानी उसके पास जो टोटल रकम थी दैट वाज 30 रुपीज। ठीक है जी, 30 रुपीज में से 10 रुपए का पेप्सी, 10 रुपए के लेस उसने खरीदे और इस तरह उसके पास सिर्फ 10 रुपए बाकी बच गए। सही है जी, आगे बढ़ते। He received marginal utility from Pepsi
and days, 20 and 25 utils respectively. ठीक है जी, तो हमने लिखा अगला जुमला, he received marginal utility from Pepsi and Lay's 20 and 25 utils respectively। इसका मतलब ये है कि पेप्सी से उसको मिली 20 और जो है लेस से उसे 25 मिली रिस्पेक्टिवली ने ये बताया। ठीक है, now comma he has two options, whether to purchase one more unit of Pepsi or Lay's, whether to purchase one more unit of Pepsi और Lay's। अब वो क्या कर सकता है, या तो वो एक और यूनिट पेप्सी का खरीदेगा या तो वो एक और यूनिट Lay's का खरीदेगा। सही, अब देखें, अब वो क्यों वो खरीदेगा बेसिकली एक और Lay's का। अब Lay's का वो क्यों खरीदेगा, देखें जी, वो Lay's का इसलिए खरीदेगा कि जब पहला यूनिट आपने कंज्यूम किया है तो पेप्सी से जो यूटिलिटी मिल रही है वो 20 है और जो Lay's से मिल रही है वो 25 है। एक तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिससे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, जिससे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी हम मजीद वही चीज इस्तेमाल करना चाहेंगे, नंबर वन। नंबर टू, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मतलब मसावी या बराबरी, ये कहता है कि दोनों से बराबर लेवल ऑफ यूटिलिटी भी मिलना चाहिए। सही है, तो इस हिसाब से क्योंकि पेप्सी से 20 मिल रही है तो लेस से भी तो 20 मिलनी चाहिए, तो इसलिए भी लेस का एक और यूनिट जो है वो खरीदा जाएगा ताकि दोनों से 20-20 मिलना शुरू हो जाए और यहाँ पर हम जो है जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, क्योंकि फिर दोनों से 20-20 यूटिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यही हम लिखेंगे आगे। सर मोल के बाद आपने यूनिट ही नहीं लिखा। Now he has two options, whether to purchase one more unit of Pepsi or Lay's। ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन, द कंज्यूमर will purchase Lay's so that the marginal utility from both will become same। The consumer will purchase Lay's so that the marginal utility from both will become same। ठीक है ना, we have shown the same tendency in the schedule and diagram, और हमने we have shown the same tendency in the schedule and diagram। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर ये बात हो गई कंप्लीट। ये कि बात जो कंप्लीट हुई है ये किसकी हुई है, व्हेन प्राइसेस आर सेम की। ये जो हमने हेडिंग डाली थी जिस वक्त आप देख रहे हैं व्हेन प्राइसेस आर सेम, ये वाली हेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम एक और हेडिंग डालेंगे, व्हेन प्राइसेस आर डिफरेंट।
जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो क्या होगी, व्हेन प्राइसेस आर डिफरेंट। ठीक है जी, उसकी तरफ जाते हैं। When prices are different. Following are the assumptions when prices are following are the assumptions when prices are different। ठीक है जी। Number one, the income of consumer is 50 rupees। The consumer will consume all his income and the saving will be zero। The consumer is rational। The price of Pepsi is 10 rupees, but the price of Pepsi Lay's is 20 rupees। ये चेंज आ गया थोड़ा सा। ठीक है जी, तो ये assumptions फटाफट लिख लें। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऑप्शनल है कि हेडिंग डाल सकते हैं। assumptions लिख लिया। जी सर लिख लिया। वेरी गुड। लेकिन काफी हद तक ना मैं वर्डिंग सेम रख रहा हूँ। काफी हद तक वर्डिंग सेम रखने से पता है क्या होगा, होगा ये कि आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाएगा। यही तो फायदा है खुद से लिखने का, कि आपको याद करने में तो इंशाल्लाह इतने मसाइल का सामना नहीं होगा। ये जुमला, ये पॉइंट नहीं, इसके बाद एक जुमला लिखना होगा आपने। व्हेन प्राइसेस आर डिफरेंट, सेम नहीं, when prices are different, the law of equi-marginal utility can be explained by the following schedule and diagram। हेडिंग आएगी शेड्यूल। जल्दी जल्दी लिखें।
कहाँ पहुंचे आप लोग, बताएं जरा। सर बस हो गया, यहाँ तक जहाँ तक हो गया आपका। अच्छा, शेड्यूल की हेडिंग डालिए और ये शेड्यूल बनाइए। ऑल द शेड्यूल इज सेम। बन गया। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज। सर बना रहे हैं। ओके 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 ओके। सर क्या समझा हुआ है, हल्का हाथ रखें थोड़ा। यार टाइम हो गया ना काफी, आप लोगों को क्लास लिए हुए, इसलिए तुम लोग ढीले पड़ गए, उसका मतलब। ये सवाल बहुत आसान होगा याद करने में, लेकिन ये है कि थोड़ा लेंदी हो सकता है। भारत ये आया हुआ है काफ़ी बार एग्जाम में, अगर आप देखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो काफ़ी बार ये सवाल आया हुआ भी है। आई होप कि आप सबके ईमेल मेरे पास हैं और मैं आपको ये सेंड करूंगा ना ईमेल पे भी वीडियो, तो देख लीजिएगा। किसी ने नहीं दिया था तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दे अपना ईमेल। सर लिख लिया अब। वेरी गुड। हेडिंग डाली शेड्यूल की, ये शेड्यूल बनाती है। अब हेडिंग आएगी डायग्राम की। और वही डायग्राम सेम बन जाएगी, ठीक है ना। फिर हेडिंग आएगी एक्सप्लेनेशन की। डायग्राम आप बना लेना, मेरी क्लास के बाद बना लेना। एक्सप्लेनेशन चलें, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा अभी, क्योंकि शायद थोड़ा सा चेंज आया एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट 2 लाइंस नहीं होंगी, क्योंकि व्हाट वी मेजर्ड ये फर्स्ट पहले ही मतलब डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट वी मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हर डायग्राम में ये एक्सप्लेन नहीं करते। अच्छा जी, अब एक्सप्लेनेशन में थोड़ा चेंज आएगा। When the consumer consumed first unit of Pepsi and Lay's, he consumed 30 rupees and he left with 20 rupees, ठीक है ना। क्योंकि उसके पास जो टोटल पैसे थे, ये प्राइसेस और डिफरेंट में हमने कुछ चीज़ें देखी। इसमें हमने पहले की चीज़ क्या देखी, अजम्पशन। अगर आप मैं दोबारा अजम्पशन की तरफ लेके जाऊँ, अजम्पशन में देखें इनकम जो है इस वक्त कंज्यूमर की, द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज 50 रुपीज़। कंज्यूमर की जो इनकम है वो 50 रुपये, सही है जी। कंज्यूमर की इनकम जो है वो 50 रुपये है, बट पहले 30 रुपये इनकम थी और 50 रुपये, यानी कि उसकी इनकम में हम क्या देख रहे हैं, उनकी इनकम में हम इजाफा देख रहे हैं। ऑन द अदर साइड हम क्या देख रहे हैं कि प्राइसेस भी चेंज हो गई हैं। पहले प्राइस 10 रुपये थी पेप्सी की, आज ही पेप्सी 10 रुपये की है, लेकिन जो लेज है वो बहुत महंगा हो गया। लेज 10 रुपये की जगह अब 20 रुपये का हो गया, यानी कि प्राइसेस क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो यही इसका इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है, इसका इम्पैक्ट आ रहा है एक्सप्लेनेशन के अंदर, ठीक है ना। When the consumer consumed first unit of Pepsi and Lay's, he consumed total 30 rupees and he left with 20 rupees only. He received marginal utility from Pepsi and Lay's 20 and 25 utils respectively. ठीक है ना, हाँ सही, 20 and 25 respectively. Now he has two options whether to purchase one more unit of Pepsi or Lay's. The consumer will purchase Lay's so that the marginal utility from both becomes same. बाकी इसमें तकरीबन सेम आएगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, 2 मिनट लगेंगे आपको।
यहाँ पर ये सवाल हमारा वाइंड अप हो रहा है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सर जी जी सेम बोलिए। है पहली वाले एक्सप्रेशन जैसा। नहीं 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 नहीं, देखें मैंने जो सिर्फ फिर जो मैंने चेंजेस किए सिर्फ वो चेंज है। लाइक कंज्यूमर ने अब 30 रुपए खर्च किए हैं, 20 रुपए रह गए, ठीक है ना, थोड़ा माइनर सा चेंज है, बाकी ओवरऑल सेम है। जैसे शुरू की 2 लाइनें नहीं है कि वी मेजर्ड ऑन एक्सेस एंड वाई एक्सेस, वो मैंने काट दिया इसमें अगर आप देखें। प्लस ये कि अब टोटल 50 रुपए है, उसमें 30 थे, इसमें 50 हो गए, उसमें सिर्फ 10 रुपए बाकी बचे थे, इसमें 20 रुपए बाकी बचे, ये थोड़ा सा डिफरेंस। ओके सर। तो वर्डिंग बिल्कुल सेम है। जैसे ही आप एक हिस्सा याद करेंगे, दूसरा हिस्सा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट में ये बातें जरूर आपके रहने चाहिए कि उसमें 50 थे, इसमें 30 है, और प्राइसेस सेम और प्राइसेस डिफरेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा आपके जहन में होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अब कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। हो गया? वेरी गुड। अच्छा जी, बड़ा आसान सा सवाल था ये। अब हम अपने नए सवाल की जानिब बढ़ेंगे। आज थोड़ी सी तमहीद बांधूंगा इंशाल्लाह अगले सवाल की, और फिर वो सवाल अगली क्लास में हाथ के हाथ लिखना है। बस आपने यही नोट्स आपके तैयार होंगे, एंड दिस इज द बेस्ट, यही सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। बाकी आप कहेंगे तो जब कोचिंग अगर आप खोलेंगे तो बाकी अगर आप कहते हैं तो पूरे कंप्लीट नोट्स मिल सर जाएंगे। जी जी। दैट द मार्जिनल आगे क्या है? सो डेट द मार्जिनल, ओके, एक मिनट। अंदर आएंगे। अच्छा, तो मैं जी कह रहा था सर। कि नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये कि ये चीज़ जो ये मटेरियल जो हाथ के हाथ मैं लिखवा रहा हूँ आपको, अपने जहन से लिखवा रहा हूँ ना, ये कहीं रिटन रिटन थोड़ी है, तो इसकी बात जो है ना अलग होती है। इसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है स्टूडेंट्स का, वो भी बिल्कुल अलग होता है। तो बेहतर यही कि ये साथ के हाथ याद करते रहे। दिस इज द बेस्ट नोट्स जो आप खुद तैयार कर रहे हैं, हम और आप मिलकर तैयार करें, इससे अच्छे नोट्स हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। एक थ्योरी सब्जेक्ट में इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं होता। अच्छा, तो यहाँ पर ये बात हो गई कंप्लीट। अब हम एक नए सवाल की जानिब बढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा। ये जो यूटिलिटी का हमारा टॉपिक चल रहा है काफी दिनों से, ये इस टॉपिक का बेसिकली नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। और ये कंज्यूमर बिहेवियर वो टॉपिक है जिससे पिछले 25 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इससे सवाल ना आए। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में से 40 नंबर का करना होता है पेपर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 40 नंबर का टोटल पेपर करना होता है, जिसमें से पिछले 25 सालों से, यानी कि आपकी पैदाइश से भी पहले से लगातार विदाउट एनी गैप 20 नंबर का सवाल हमेशा इससे आता है। तो दिस इज व्हाट द वर्थ ऑफ दिस टॉपिक।
ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, ठीक है जी। तो इसके हमने अभी तक सवाल किए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी, और अब हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। अभी इसका हम एक सवाल करेंगे, नया सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन, डिफाइन indifference curve, define indifference curve and explain MRS, budget line, थोड़ा चेंज कर देंगे, सवाल बाद में कराऊंगा, and explain, बस MRS define indifference curve and explain MRS, ये हमारा अगला सवाल। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व का जो है 2-3 साल आता रहता है लगातार, फिर शायद 1 आध साल नहीं आता, उसके बाद फिर 2-3 साल ये आता रहता है, यानी कि इसकी भी बहुत ज्यादा अहमियत है। तो ओवरऑल कंज्यूमर बिहेवियर से तो आना ही, अगर ये नहीं आएगा तो यूटिलिटी वाला जरूर आएगा, वो नहीं आएगा तो ये जरूर आएगा, एक बात तो ये हो गई। तो दूसरी बात ये है कि आना इसी में से है, इसी टॉपिक में से 20 सवाल आपके 20 नंबर इंशाल्लाह आपके कंफर्म है। एक और टॉपिक जो इसके बाद हम करेंगे वो भी हमारा ऐसे ही हम टॉपिक उठाएंगे जिसमें से हर साल जो है वो 20 नंबर का आ जाता है, तो इस तरह इंशाल्लाह आपका 100% माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैं और ये कहना चाहूंगा कि कोशिश कीजिएगा हर लेक्चर मेरा बहुत गौर से सुने, क्योंकि अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो है कि हमारे दिसंबर से पहले ये यानी कि जब आपके एग्जाम होने वाले दिसंबर में, उससे पहले ही मामला निमट जाएंगे कोरोना वायरस के। लेकिन लेट सपोज अगर ये नहीं निमटते तो मे भी आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हो जाए, क्योंकि एचईसी ने क्लियरली कह दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रमोट कर दें, इंटरमीडिएट नहीं है, ये यूनिवर्सिटी लेवल है। अभी भी ऑनलाइन बच्चों के पेपर चल रहे हैं, यानी कि जो आपके लेवल के बच्चे हैं जिनके जून में पेपर ड्यू थे, उनके बैचलर लेवल के पेपर चल रहे हैं, तो ये तो 100% कंफर्म है कि आपके पेपर हर हाल में होंगे, ऑनलाइन पेपर हो भी सकते हैं, यानी कि जिस तरह क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, कल को एग्जाम भी आपके ऑनलाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे बच्चों के 2 हिस्से, एक हिस्सा माशाल्लाह रेगुलर क्लास ले रहा है, एक वो हिस्सा जिन्होंने सोचा यार जब कोचिंग खुलेंगे जब देखेंगे, तो अल्लाह वल्लाह आलम पता नहीं कोचिंग कब खुलेंगे और वो कब देखेंगे। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि पेपर आपके होने में भी ऑनलाइन हो, तो ऑनलाइन अगर होते हैं तो इट इज टू मच एक्सपेक्टेड कि शायद आपसे आपके एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हो, यानी कि जो ओपन बुक पेपर होते हैं ना, कि किताबें आप खोल के बैठ सकते हैं उसके अंदर। तो मेरा मेरा इत्तेफाक हुआ है वो देने का, तो मेरा एग्जाम था एक, तो मुझे ऑनलाइन वो देना था, तो आई वाज गोइंग फॉर एग्जाम फर्स्ट टाइम ऑनलाइन, तो आई वाज टू मच हैप्पी कि यार मेरी किताबें सारी मेरे पास हैं, कोई भी सवाल आएगा मैं तो फटाफट निकाल लूंगा, गूगल भी होगा मेरे पास। तो फिर क्या हुआ कि मेरा पेपर शुरू हुआ, जब मेरा पेपर शुरू हुआ तो उसमें एमसीक्यूज आया और एमसीक्यूज में 15 सेकंड बाद एमसीक्यूज चेंज हो रहे थे, यानी कि मुझे एक एमसीक्यूज का जो जवाब देना था वो 15 सेकंड में देना था, सिर्फ 15 सेकंड। अब 15 सेकंड में बुक क्या खोलूंगा मैं, क्या मैं गूगल पे सर्च करूंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, नथिंग, जस्ट आई हैव 2 lines that I need to read within 15 seconds and then I will click the answer and immediately the question will get changed, यानी कि चीटिंग का सवाल ही पैदा नहीं। बहरहाल वो भी अच्छा होना चाहिए, इंटरनेट भी अच्छा होना चाहिए आपका, और एक बैकअप होना चाहिए इंटरनेट का, जैसे अगर एक केबल नेट है तो आपके पास डिवाइस होनी चाहिए, लाइट जाने का कोई और ऑप्शन ना हो। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वैसे तो मैं कहूँगा कि ऑनलाइन वाकई में मुश्किल एग्जाम होता है, तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत है। आप वो बच्चे हैं जो 100 साल बाद ऐसा कोई पेंडेमिक देख रहे हैं, ऐसी सिचुएशन से आप जो स्टूडेंट गुजरे, 1920 में स्पेनिश फ्लू वाले गुजरे थे और आज आप गुजर रहे हैं, तो 100 साल बाद आपको चुना गया है इस तरह के हालात को गुजारने के लिए।
बहरहाल हम भी अपने तरीके से तो गुजर ही रहे हैं ना। I would never want that I'm sitting in my room and I'm just taking online class. I love to teach in front of the board by standing position. सब मेरे बच्चे बैठे हो सामने, मैं देख रहा हूँ सबको, कौन क्या कर रहा है, कौन मोबाइल में घुस रहा है, कौन बातें कर रहा है, कौन किससे क्या बात कर रहा है। बट राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं देख रहा। आई डोंट नो कि कौन बीच बीच में क्या बातें कर रहा है, किसी से घर वालों से कोई बोल रहा है, किसी को ये बना दो, अफ्तारी बनाने चलो और ये वो दही ला दो। आई डोंट नो। खैर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। अगली क्लास में ये सवाल हमारा अगली क्लास में होगा, ठीक है ना। अभी बस इतना, कल इंशाल्लाह आईटी की क्लास में लेंगे।